हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एम स्कूल स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी इकाई 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, जिनका पार्ट 1 हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, जिनमें हमने हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय जाना और हमने अपने जो ये संस्मरण है उनकी शुरुआत की थी। तो शुरुआत में लेखक ने बताया था कि वो बीमारी को कहीं ज़्यादा लाड प्यार में नहीं रखते थे, मतलब कि वो बीमारी को वो इग्नोर करते रहते थे और छोटी मोटी बीमारी में भी वो अपने से काम वो करवाते थे। और जैसे गांधी जी है, फिर रुडयार्ड किपलिंग है, सांत्र है, तो उनके बारे में भी हमने वो जाना था कि वो कभी भी, मतलब लेखक भी कभी कुछ बीमार रहते थे, मतलब छोटी मोटी बीमारी रहती थी तो भी वो अपना काम वो कभी नहीं छोड़ते थे, पर उस बीमारी में वो ज़्यादा वो काम करने लगते थे। और उन्होंने तो एक जो दो चट्टान नाम की जो पुस्तकें भी उसने जो कृति भी लिखी थी, तो वो कृति भी उन्होंने प्लुरशी में पढ़े हुए वो लिखी थी, मतलब जो बीमार थे तो तभी उसने वो कृति लिखी थी और उसके लिए उसके पुरस्कार भी मिला था। तो यहाँ तक हमने वो चर्चा की थी। अब आगे वो लेखक को, मतलब ज़्यादा जो बुखार होता है, फिर लेखक के साथ क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम हमारी इकाई 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, जिनका पार्ट 2 वो हम शुरू करेंगे। यह बुखार मामूली न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझे दे गया था। लेखक हरिवंश राय बच्चन जी है वो वही यहाँ पे बताना चाहते कि मेरा जो बुखार था वो मामूली नहीं था। क्यों? तो कि उसका जो संबंध है उस तूफान से जोड़ रहा था, क्योंकि पिछले 9 महीने से उसे झकझोर यानी उसे हिला रहा था, जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक यानी कि विनाशक झटका उसे है वो देने वाला था। झटका यानी कि परास करके कमजोर है उसको कर देना। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। उस समय स्कूल बंद थी तो लेखक ट्यूशन पर ही जाते थे और उनको आमदनी यानी कि उसको पैसे की भी ज़रूरत थी और किताबों की जो बिक्री है, जो सेल है, वो भी अभी नियमित रूप से नहीं हो रहा था और कर्ज है वो भी उसके सिर पर था, यानी कि उस पर कर्ज भी था थोड़ा। तो बुखार तो 10 दिन चला, फिर 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने, ऐसे करके जुलाई तक आ गई और बुखार के साथ ट्यूशन भी नहीं, ट्यूशन ही जाना न होता था। क्योंकि समझ लो कि हमें 2 दिन भी अगर बुखार आता है तो हमें वीकनेस आ जाती, हम रेस्ट पर आराम करने लगते हैं। तो लेखक को तो ऐसे 2 महीने और जुलाई तक उसको ऐसे बुखार रहा, तो अभी वीकनेस के कारण और कमज़ोरी के कारण उसको ट्यूशन लेने भी वो नहीं जा सकते थे, क्योंकि दिन भर स्कूल में भी पढ़ाना पड़ता था और बुखार का नमूना भी कैसा था, तो सुबह बिल्कुल नहीं और शाम को 101 से 120 तक। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया, दवा बाटू, एक होम्योपैथी कर रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज अपने बूते के बाहर है। और ऐसे ऐसे बुखार के कारण धीरे धीरे कमजोरी है वो बढ़ती गई और खांसी भी शुरू हो गई और जो दवा शौकिया यानी कि जो कला प्रेमी है, जो दवा वाले हैं, वो होम्योपैथी जो है उनकी, मतलब एक आयुर्वेदिक है वो कर रहे थे और वो कभी कभी सोचते भी थे कि क्या मुझे तपेदिक यानी कि क्षय हो गया है। अगर हो भी गया तो एलोपैथी यानी कि अंग्रेजी उपचार पद्धति के अनुसार इलाज तो बूते से बाहर है, मतलब कि अपनी शक्ति के बाहर है। क्योंकि एक तरफ से देखते हैं थे तो आगे भी हमने देखा था कि वो उसको ट्यूशन पर है वो जाते थे, स्कूल बंद था, उनकी जो किताबों की बिक्री है वो भी नियमित रूप से नहीं चल रही थी, कर्ज भी सिर पर था, तो इसीलिए वो ऐसा सोच रहे थे कि एलोपैथी है, मतलब कि अंग्रेजी पद्धति से जो इलाज है तो वो तो उनके गजे से बाहर है। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसीलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है? और लेखक है वो भी सोचते कि क्या उस समय जीवा पर सरस्वती बैठना यानी कि कही हुई बात है वो सच
होना। तो वो कहते हैं कि अगर क्या उस समय मेरी जो कही हुई बात है वो सच हो गई कि श्यामा का जो बुखार है वो मैं लेने जा रहा हूँ, और अगर ये बात सच भी हो तो कितना अच्छा है। और क्या मैं जो बीमार हूँ इसीलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इस महीनों में ज्वर मुक्ति से वो नहीं जानी है। ठीक है, ज्वर मुक्ति यानी कि जो हम कहते हैं ना फीवर जो आता है, तो फीवर से जो मुक्ति रहती है उसे। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से ही किए जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते थे। यहाँ पे उनकी जो पत्नी है श्यामा है, वो अपनी पति की जो बीमारी है वो बीमारी उसे भीतर ही भीतर है वो खाए जा रही थी। मतलब कि वो है उनका ही टेंशन, मतलब कि उसको खाए जा रहा था। तो उसी समय उन्होंने अपनी इच्छा बल से अपने आप को स्वस्थ कर लिया। पर वो कहीं मतलब कि श्यामा को ऐसा न लगे, मतलब कि श्यामा ने अपने आप से अपने को ठीक कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी चिंता का कारण अपने पति को है वो अपनी चिंता का कारण बनाए। और उसके अतिरिक्त लेखक की जो बीमारी है उसका पता भी किसी को न था, क्योंकि सारे जो काम रहते, जो रूटीन के जो काम रहते वो लेखक कर लेते थे, सामान्य रूप से किए जा रहे थे। और गर्मी में तो सभी है वो थोड़े से दुबले पतले तो होते रहते थे, इसीलिए किसी को पता नहीं था कि इसको कोई बीमारी है। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएंगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाना गुनगुनाने, केवल इतना ही श्रम संघर्ष करने, इतना दुख संकट उठाने? स्वागत ही के साथ विदा की होती देख तैयारी बंद लगी होने खुलती मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? अभी लेखक इस तरह से, मतलब कि लेखक की जो बीमारी है तो उसकी पत्नी उसे कहती है कि आप है वो BK मुखर्जी से अपना परीक्षण यानी कि अपनी जांच करवाओ। और लेखक है उसे टाल मटोल या उसको मतलब कि आनाकानी करते थे। पर फिर उन्होंने ब्रह्मास्त्र है वो छोड़ा। किसने? तो उनकी पत्नी है श्यामा ने। ब्रह्मास्त्र मतलब कि जो जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, मतलब कि कभी निष्फल न जाने वाला अस्त्र जिसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र। तो यहाँ पे श्यामा ने भी क्या कहा कि अगर जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखलाओगे तब तक मैं नहीं खाना खाऊंगी। इसीलिए ये जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो इसको लेखक को मानना ही था। और डॉक्टर मुखर्जी के पास जाते हैं तो डॉक्टर मुखर्जी को एक डर था कि शायद उस पर लेखक पर क्षय, आगे था ना तपेदिक, मतलब कि क्षय का आक्रमण हुआ है। और नुस्खा यानी कि उपाय, हकीम वैद्य द्वारा बताई गई रोग की औषधियों की एक उपाय है उन्होंने लिख दिया था। और लेखक है कुछ दिन तक चिंता मुक्त होकर उसको आराम करने के लिए कहा। पर ये जो हकीम वैद्य द्वारा बताई गई रोग की जो औषधि है वो तो लेखक को मौत का परवाना, कि जैसे मौत आ गई है, मृत्यु का जो कारण, मृत्यु का जो आज्ञा पत्र है वैसा उसे लगा। तो वो ऐसे ही सोचने लगे कि क्या मेरे जाने का है वो समय आ गया है? क्या इतने दिन के लिए ही मैं आया था, बस इतना ही गाना गुनगुनाना? क्या मेरे मतलब नसीब में इतने ही श्रम संघर्ष और सिर्फ दुख और संकट उठाने का? फिर उनकी जो एक मधुशाला, जीवन मधुशाला की जो एक पंक्ति है वो यहाँ पे उसने डाली है। और वो मतलब ऐसा सोचने लगते क्या मैंने ही अपनी भविष्यवाणी है वो स्वयं कर दी थी। और सबसे मर्मवेदी प्रश्न यानी कि दिल को छूने वाला प्रश्न था कि क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य यानी विधवापन लिखा है? मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना।
पूरे आराम के अर्थ हो गए ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते, कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। अब लेखक को मरने से डर नहीं था कि उसे क्षय हो गया है तो उससे वो मर जाएंगी, पर मरने से उसे कठिन लग रहा था कि मरने से पहले का जो उनका जीवन है वो, क्योंकि उस समय डॉक्टर बीके मतलब मुखर्जी ने भी उसे वही कहा था कि आपको पूरी तरह से आराम करना है। आराम करने का मतलब क्या होगा? तो उसे ट्यूशन छोड़ने रहेंगे, स्कूल से भी वो छुट्टी, अगर वो ज़्यादा छुट्टी ले लेंगे तो तनख्वाह भी है वो लेने को तैयार, वो तनख्वाह भी उसे नहीं मिल पाएगी। फिर घर का खेस मतलब कि जो खर्चा है वो कैसे चलेगा? शालिग्राम है वो उनके भाई है तो उनकी तनख्वाह के बल पर तो घर नहीं चल सकते, और उनकी अगर कल बदली हो गई तो वो भी एक भी पैसा है वो घर पे भेजने की स्थिति में नहीं होंगे। फिर उसी समय उनका जो बीमारी का जो खर्च है तो उस समय महंगी महंगी दवाइयाँ है वो कहाँ से आएगी? और जो किताबों से पैसे मिलते थे पर वो भी कैसे थे? तो कि अनियमित और अनिश्चित, मिले भी और ना मिले भी, और कर्ज भी अदा करना, यानी कि कर्ज भी है उनको देना था। तो उसी समय उनको ये सब बातें है वो उसके दिमाग में आती रहती। अब तो खैर क्षय है, ऐसे बहुत सारे आज की जो टेक्नोलॉजी के अनुसार ये सब बीमारी से हम मुक्त हो सकते हैं, बट तब की बात थी कि जब इनका इलाज तो था बट ये कितना तो कि बहुत कठिन था, और उस समय जो लेखक की जो प्रकार की जो स्थिति है उस स्थिति को देखकर ये सब बातें है वो लेखक है वो सोचने लगते हैं। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। जब उसकी पत्नी ने सुना कि उनको क्षय हो गया है, क्षय का आक्रमण हुआ है, तो वो कांप उठी। कांप उठना यानी कि वो थोड़ी देर के लिए तो स्तब्ध हो गई, वो ऐसे ही ध्रुज गई। तो उसी समय पर वो संभल भी गई, क्योंकि और दृढ़ यानी कि वो निश्चय भी हो गए, और उसको शायद उसने ऐसा अनुभव कर लिया कि इस तरह से वो अगर टूट जाएगी तो लेखक का क्या होगा, इसीलिए वो अपने आप से ही संभल गई। इस खबर से मेरे माता पिता को लकवा सा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थ था कि एक उसास लेकर रह गए। और जब उनके लेखक के माता पिता को भी ये पता चला, लकवा सा मार जाना यानी कि वो स्तब्ध हो गए, क्योंकि एक झटका सा उसे भी लगा। पर उनके जो पिताजी है वो बहुत ही धैर्यवान मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना धीरज वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने लेखक को कहा कि तुम घबराओ नहीं, हम घर बेचकर भी तुम्हारा इलाज करेंगे। और शालिग्राम मतलब कि उनके जो भाई है उसकी असमर्थता की एक उसास की निराशा सूचक वो सांस लेकर रह गए। मैंने कुछ दिन के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उनसे दवा मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। और फिर सबके कहने पर लेखक है उसने ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ली, और जो किताबी के बिक्री से मतलब कि किताबें जो बेचते थे उससे थोड़े रुपये पड़े थे, तो उससे लेखक ने दवाई मंगा ली और चारपाई पे लेट गए, मतलब कि वो आराम करने लगे। और श्यामा की जो सेवा है वो धीरे धीरे साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। डॉक्टर ने उसे निश्चिंत होकर मतलब कि किसी भी प्रकार का टेंशन लिए बिना उन्हें आराम करने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए उनके पास समय नहीं था। पहले हमने शुरुआत में भी देखा था कि ऐसे छोटी मोटी बीमारियां हैं
तो वो तो उनका मतलब कोई भी कार्य में उसे बाधा नहीं बनती, तब उसके पास चिंता करने का भी समय नहीं था। पर आज चिंता ही चिंता थी, क्योंकि जब वो आराम कर रहे हैं तो उसी समय उसको चिंता थी, कि उसको पता ही था कि आज नहीं तो कल मैं मरने वाला हूँ। तो उसी समय लेखक को सबसे बड़ी चिंता थी कि उसके सर पर जो कर्ज था कि जो उसे अदा करना था, कि मतलब कि उसे देना था। वो लेखक ऐसा भी मतलब सोच कि मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की जो किस्तें हैं, मतलब कि जो कर्ज है, तो वो तो उसे किसी भी तरह से अदायगी यानी कि देना है, उसे पैसा है वो चुकाना है, क्योंकि उनके साथ उसकी साख जुड़ी है। साख यानी क्योंकि मान और प्रतिष्ठा है वो जुड़ी है। अगर वो नहीं मतलब कि दे पाए तो उनकी जो प्रतिष्ठा है उसको वो हानि पहुंचेगी। और मतलब वो ऐसा सोच रहे कि उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मौत होगी, कि अगर उसकी साख चली गई, उसकी मान और प्रतिष्ठा चली गई, वो तो जीते जी मर जाएंगे। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? पारदर्शक दर्पण मतलब कि जिसके आर पार देखा जा सके। एक पत्नी जो है, वो जो पति का जैसे अर्धांगिनी मतलब कि उसका अर्धा अंग कहा जाता है, वो वैसे ही नहीं कहा जाता। तो श्यामा ने लेखक के चेहरे को पढ़कर उनको जो चिंता थी, तो उनके बारे में श्यामा ने पूछा कि आप कोई बात को लेके चिंतित हो? क्योंकि अगर आप चिंता ही करते रहोगे तो दवा से आपको कोई लाभ नहीं होगा। मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 का कर्ज और करीब 100 अन्य मित्रों के। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। तभी जब श्यामा ने कहा कि आपकी कोई चिंता है वो खा रही है, तब लेखक ने उसे कहा कि ट्रैक्ट सोसाइटी का उस पर 400 रुपये का कर्ज है और 100 रुपये अन्य कोई मित्र के, क्योंकि उस समय 400 और 100 रुपये बहुत मायने रखते थे। और जब उनकी पत्नी ने जो उसे उत्तर दिया, श्यामा ने जो उत्तर दिया, उससे वो चौंक पड़े मतलब कि वो आश्चर्य में आ गए। और वह सहसा यानी कि अचानक उठकर उसे इस तरह से देखने लगे कि शायद उसको अपनी पत्नी को दूसरी बार पहचानने की ज़रूरत है। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारा मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम उसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी, क्योंकि किसी भी पत्नी के लिए इस तरह से जो बोलना और एक हिम्मत जुटाना, वो बहुत ही है। वो कोई भी मतलब कि कोई भी पत्नी है वो ऐसा नहीं कर सकती जो श्यामा ने किया था। श्यामा ने जिस तरह से मतलब कि जो उत्तर दिया था, उससे लेखक को तो खुद लेखक भी है वो आश्चर्य में पड़ गए थे। तो श्यामा ने क्या कहा कि कर्ज तो तुम्हारा मरने के बाद मतलब कि आपकी मृत्यु के बाद भी मैं उतार दूंगी, आप इसकी चिंता छोड़ दो। तब भी लेखक को मतलब कि लगा कि शायद श्यामा ने छाती पर वज्र रखना मतलब कि यहाँ पे जो श्यामा की शक्ति और साहस का मतलब कि उसने हिम्मत से ये बात कही होगी, उसके लिए उसने बहुत हिम्मत है वो जुटाई होगी, कि शायद इसीलिए कहा होगा कि लेखक इससे चिंता मुक्त हो सके, वरना क्या वो ऐसा कह सकती थी? मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने का योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे इस स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा? नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। तभी मरने के लिए जो लेखक ने अपने आप को छोड़ दिया था, वो लेखक को एकदम से गलत लगा। और लेखक है वो सोचने लगते हैं कि मुझे अपने लिए नहीं पर मेरी पत्नी श्यामा के लिए जीने का संघर्ष है वो करना चाहिए, क्योंकि श्यामा के लिए उन्होंने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया और कभी करने के योग्य भी नहीं रहा। पर अगर मैं अब श्यामा को मतलब कि मैं अपनी पत्नी को इस तरह से स्थिति में छोड़कर जाऊँ कि मेरे मरने के बाद भी वो मेरे कसब कर्ज उतारने की चिंता में रहेगी, तो मुझसा जघन्य यानी कि कोई बड़ा अपराधी कौन होगा?
नहीं, वो ऐसा सोच रहे थे, वो ऐसा कह रहे थे कि नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं अपने लिए जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी सब चिंताएं समाप्त करूंगा। और एक रात उसके कानों में ऐसा मतलब किसी ने कहा कि एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनके भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का ही एक व्यंग्य है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अंतिम श्वास से छोड़ने का योग नहीं बना था। न जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय में कैसे जानता था कि 15 दिन, सिर्फ 15 दिन के उपचार जो इलाज हुआ था उसमें ही बटुआ खाली होना, मतलब कि सब पैसे हैं वो खर्च हो गए थे। और लेखक नहीं चाहते थे कि उनकी बीमारी का इलाज करने के लिए उनके पिताजी है वो घर को हाथ लगाए, क्योंकि आगे भी हमने देखा था कि उनके पिताजी ने कहा था कि तुम्हारे इलाज के लिए हम घर भी बेच देंगे, क्योंकि वृद्धावस्था में शांति से बैठने के लिए चाहे हमें भूखे नंगे ही क्यों बैठना पड़े, पर एक शरण स्थल यानी कि जहाँ आश्रय लिया जाए, ऐसा भी अगर एक रहेगा, मतलब कि घर पर अगर छत रहेगी ना तो भूखा भी रहेंगे तो भी चलेगा, बट छत नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगी। मतलब इसीलिए लेखक उनको है वो दूर करना नहीं चाहते थे। पर नियति यानी कि नसीब जो है उनका भी एक व्यंग्य यानी कि एक कटाक्ष है, क्योंकि उनके माता पिता दोनों में से किसी एक को भी अपनी छत के नीचे वो अंतिम श्वास छोड़ने का योग नहीं बना था। और लेखक यहाँ पे भी एक पंक्ति डाले थे कि न जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय में कैसे जानता कि ये बात है, उस समय वो कैसे जानते थे। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। और एक दिन उन्होंने एक रास्ता खोज निकाला और उनके बल पर चढ़कर वो अपनी मतलब कि सब जो चिंता है वो समाप्त कर सकते थे किसी के लिए, पर खास करके वो अपनी पत्नी श्यामा के लिए, क्योंकि वो अपनी श्यामा के लिए कोई भी चिंता ये छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। और उन्होंने जो संकल्प लिया था उससे उसे दृष्टि भी मिली और उसे बल भी मिला। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहेब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। इसके पूर्व मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। अब लेखक है जो बीके मुखर्जी के पास जहाँ पे उसका इलाज चल रहे थे वहाँ पे जाए और उन्होंने लेखक को मतलब कि लेखक ने डॉक्टर साहब को कहते हैं कि आपका इलाज है वो मुझे बहुत महंगा पड़ता है और मेरे पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। तो उसी समय जो लेखक है अपने स्वभाव के अनुसार मुंहफट यानी कि स्पष्ट बोलने वाले स्वभाव में लेखक को उसने बोल दिया कि अगर पैसे नहीं है तो मर जाओ। मुझे जीवन में चुनौती से बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। कि लेखक को हर बार अगर हमें भी कोई अगर चुनौती दे कि ये काम तुमसे नहीं होगा तो हम वो काम किसी भी तरह से संकल्प करके वो काम पूरा करते। तो लेखक को भी यहाँ पे अगर कोई उसे चुनौती देता है तो उससे उनको बल मिलता था, उसको उनसे प्रेरणा मिलती थी। अगर उस समय डॉक्टर ने या फिर किसी ने भी उसको 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी दे देते तो शायद जीने के लिए जो संघर्ष में उसको ये जो बल मिलता था, जिनका मतलब वो शब्द से उनको जो बल मिला है, उनको उनके जो संचय हुआ है तो वो था जाओ मरो। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिटीज बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कुने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ
कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। लड़कपन में यानी कि बालपन मतलब कि बचपन के उनके जो पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद है, उन्होंने लुई कुने है, वो एक प्रसिद्ध चिकित्सक है, तो उन्होंने पानी के इलाज से लेखक को परिचित कराया था। और उनकी जो बीमारी है उसमें उसे ठंडे पानी के टब में बैठकर सिटीज बाथ लेने का बताया गया था। और जो एलोपैथी का मतलब कि जो अंग्रेजी उपचार पद्धति में क्षय के लिए रोगी को क्या, तो दूध है, घी है, मक्खन, अंडा सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता था। और जो कुने जो एक चिकित्सक है, प्रसिद्ध जो चिकित्सक है, उनके इलाज में चिकना मना था। सिर्फ क्या खाना था, तो कच्ची सब्जियां है, फल है, भीगे चने हैं, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार सिटेज बाथ आरंभ किया। तद अनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। फिर ये जो इलाज, जो कुने चिकित्सक है, उनका जो इलाज था, उस इलाज में लेखक को मतलब कि कोई भी दवा का खर्च नहीं था, कोई खुराक पर भी मतलब कि कोई खुराक पर भी उसे खर्च नहीं करना था। इसीलिए उनकी जो स्थिति थी, उनकी जो परिस्थिति थी, उनके अनुसार एकदम अनुकूल यानी कि योग्य था। और कामकाज भी वो साधारण तरह से किए जाने वाले थे। तो लेखक ने बीके मुखर्जी है, उनका नुस्खा है, वो उन्होंने मतलब कि उनका जो उपाय था, वो उपाय उन्होंने फाड़ डाला। और जो कुने के अनुसार वो सिटीज बाथ लेना भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और खुराक है वो भी आदि रखी। और स्कूल भी जाने लगे, पर जो रात वाली ट्यूशन है उसने छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला, उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया, वह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता था, उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने के भी शिकायत न की। लेखक मतलब कि फिर उसने ट्यूशन छोड़ दी थी और उसके मुआवजा यानी कि उसके बदले में लेखक को किताबों से जो मतलब कि आमदनी होती थी, वो उसे मिल जाती थी। और कभी भी उनकी जो पत्नी श्यामा ने भी उसका कभी विरोध है वो उसके नहीं किया था। हर टाइम जीवन भर वो उनके साथ रही। और स्वस्ति पंथा मतलब कि शुभ कार्य करने का जो आशीर्वाद देकर हमेशा उसे है वो पीछे चली। उनकी जो स्नान चिकित्सा पद्धति है, तो उनमें भी वो प्रतिदिन अपनी जो सेवा और सहयोग है वो देती रही। और उसकी इच्छा बल के कारण लेखक को ना ही तो रास्ते में मतलब कि उनका जो ध्येय है, वो ध्येय में रास्ते में उन्हें को ना ठहरने दिया और न पीछे भी फिरने दिया। मतलब कि वो हमेशा उसे आगे बढ़ाने में ही लगी हुई थी। और उन्होंने अपने अडिग इच्छा बल से जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और सबसे बड़ा चमत्कार किया, तो जब तक लेखक का जो इलाज चल रहा था, तो वो अपने सारे रोग जैसे कील देना यानी कि स्थान से हटने न देना, कि मतलब कि उसे कोई रोग है ही नहीं, वो ऐसा सोच के वो अपनी पति की ही सेवा में उसने लगा दिया था। और कभी उन्हें एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया, उतना किसी चीज़ ने नहीं। इसने इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता था कि उसे क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। लेखक को जो निश्चिंता मिली और उसी निश्चिंता के कारण लेखक अपने रोग से लड़ने का जो उसे बल मिला, उसे वो बल है वो किसी भी चीज़ से नहीं मिला था। आत्मनियंत्रण, आत्मा पे जो नियंत्रण, फिर आत्मनिग्रह, अपने आप पर जो काबू रखना, अपना जो इच्छा बल है, अपने जो उसकी जो हठ योग है, वो लेखक को भी उसे समझ में ना आता कि उसकी पत्नी को मैं क्या नाम दूँ। पर
ये सब के लिए उन्हें की पत्नी ने उसकी बहुत बड़ी कीमत है वो चुकाई, मतलब कि उसको बहुत बड़ी हानि है वो उठानी पड़ी। अपने सही ज्वर से पूर्णतः मुक्त हो जिस दिन में सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। जो लेखक ने कहा ना यहाँ पे कि उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। जब भी लेखक को पूरी तरह से क्षय यानी कि जो उसे तपेदिक हुआ था और उनसे वो पूर्णतः मुक्त है, मतलब कि वो बीमारी से मुक्त होकर लेखक ने एक सामान्य भोजन किया था, वो था 15 अप्रैल 1936 को। जिस तरह से लेखक है वो ठीक हुए उसी तरह से वो चारपाई पर गिरी, मतलब कि वो भी बीमारी थी क्योंकि हमने शुरुआत में भी उसे देखा था, तो वो फिर उठ ही नहीं पाई। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने वैवाहिक जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत का साथ संघर्ष करना पड़ा। जिस दिन से वो चारपाई पर लेटी तब से लेकर वो 216 दिन तक वो अपनी रोग शैया पर, वो मतलब कि खाट पर रहने के बाद वो 18 महीनों के बाद लेखक ने भी और उनकी पत्नी ने दोनों ने मौत के साथ संघर्ष किया, पर श्यामा है वो इस संघर्ष में हार गई और लेखक है वो जीत गए। श्यामा के और अपने वैवाहिक जीवन के अंतिम 18 महीनों तक यहाँ पे वही बात जो बताई गई कि उन दोनों को है वो मौत के साथ है वो संघर्ष करना पड़ा था। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में मैंने बहुत अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। जो यहाँ पे मतलब कि जो एक पति पत्नी का जो संबंध है, एक पति पत्नी मतलब एक पत्नी ने अपनी पति के लिए जो किया है वही लास्ट में बहुत ही एक भावुक तरफ से जो बताया गया है कि लेखक ने संघर्ष में श्यामा ने अपनी आंतरिक मंगल कामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, उतनी उनकी सेवा की, उनके लिए हर कुछ जो उससे बनता था वो सब किया। उनको खुद को बीमारी थी पर लेखक को चिंता न हुए, इसीलिए वो सब उससे छुपाया गया और एक दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपने पति की सेवा की। और इसके कारण लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी है, वो इस संघर्ष में मौत का जो सामना उसने किया, मौत के साथ उसने जो संघर्ष किया उसमें वो विजयी हुए। और बाद में यही संघर्ष उसकी पत्नी ने भी, श्यामा ने भी किया। उस समय लेखक ने भी बहुत शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, सेवा भी की, पर वो पराजित हो गई और संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी की वजह से और लेखक की विषय वस्तु में जो मृत्यु की अंतिम सांसों तक से वो श्यामा है वो चिंता मुक्त नहीं हो सकी और इसके कारण ही श्यामा ने है वो अपना शरीर छोड़ दिया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। लास्ट तक वो अपने पति की चिंता में ही अब उसने और अपनी पति के सेवा में ही उसने अपने आप को मृत्यु को मतलब उसने अपने को मृत्यु से गले लगा लिया। और ऐसे अर्थ में देखा जाए तो श्यामा है वो सच में बच्चन जी की, जैसे हम कह सकते हैं ना कि अर्धांगिनी, ठीक है, अर्धा जो अंग है वो सच में है वो साबित हुई है। तो यहाँ पे मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, वो हमारा जो इकाई है वो यहाँ पे ख़त्म होता है।